Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपका कुछ जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उसकी क्लासेस में लेके आऊँगा। जो लोग पहले से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर चुके हैं उन सबको पता है कि जो पुराना सिलेबस है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारी विंग्स एक उड़ान की जो यूट्यूब चैनल है उसमें पड़े हुए हैं, वो वहाँ देख सकते हैं। और न्यूली लोग जो जिन्होंने अभी शुरू किया है उनको तो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियोस देख लें, वो बेसिक्स हैं, आपके एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप इन वीडियोस पे आएँ, तो पहले आप वो क्लियर करें। अब बात करते हैं जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, जो सब्जेक्ट में शुरू करने वाला हूँ। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम इसको जैसे नॉर्मली हम इसको बीकॉम में पढ़ाते हैं तो उसमें कम से कम 2.5-3 महीने 2-2.5 महीने लग जाते हैं इसको कवर करने में, तो इतना टाइम आपके पास है नहीं कि ये पूरा आप पढ़ें। मोरओवर इस बार क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो आपको हार्ड वर्क के साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आपको वो टॉपिक पहले कवर करने हैं जो छोटे हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हर टॉपिक में से एवरेज MCQs 2 या 3 आने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन MCQ सिर्फ 2 या 3 ही आएंगे। इसलिए पहले आप फोकस करो जो पुराना सिलेबस है उस पर, और फिर आप इस जो न्यू सिलेबस उस पर फोकस करो। अभी हमने लास्ट में जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, आपने देखा कि कुल मिलाकर कुछ 15 टॉपिक थे और हर टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए। तो आप एवरेज लगा सकते हो कि हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। और आप क्योंकि सिलेबस और भी इंक्रीज़ हो गया, कुल मिला के मेरे ख्याल से 20 टॉपिक हैं, तो उस हिसाब से 1.5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आना चाहिए। तो उसी को ट्रेंड मानते हुए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसमें से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं। तो टॉपिक, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा टाइम इस पर फोकस करना है या बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पे, क्योंकि बाकी जो टॉपिक्स हैं आने उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2-2 3-3 दिन में या 3-4 सेशन में वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप डिसाइड करो किस पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है, जैसे मैंने कहा, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं बात करूँ कि अकाउंटिंग कितने तरह की, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या हैं। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देयर इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, देयर इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपने जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पहले पढ़ा सिलेबस, वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे डील करती है? ये डील करती है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। मतलब अगर आपके बिजनेस को आपके बिजनेस का प्रॉफिट मुझे देखना है या बैलेंस शीट की सिचुएशन देखनी है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, उसके लिए जो मैं अकाउंटिंग करूंगा, उसके लिए जो मैं बुक्स बनाऊंगा, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जर्नल, जर्नल से हमने बनाई लेजर्स, लेजर्स के बाद हमने बनाया ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद लास्ट में हमने बनाई बैलेंस शीट। ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो, वो यूट्यूब में उसकी प्लेलिस्ट है, ये वीडियोस में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है बेसिकली कि आपके बिजनेस में आपने कितना प्रॉफिट साल में अर्न किया और कितने आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, और उस प्रोसेस में हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, अब यहाँ पे 2 वर्ड जो हैं वो है कॉस्ट और अकाउंटिंग। कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने में, किसी प्रोडक्ट को अक्वायर करने में, परचेज़ करने में जो हम खर्च करते हैं, या किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो हम खर्च करते हैं। और अकाउंटिंग मतलब फिर उसकी रिकॉर्डिंग। आपने ये सारा अकाउंटिंग ही पढ़ा। अकाउंटिंग मीन्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें हम हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आई है, उसकी अकाउंटिंग करना, यानी उनको रिकॉर्ड करना। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। यानी एक प्रोडक्ट बनाने में आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी,
उसके बाद जो आपकी कॉस्ट आई उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। किस तरह से हम उस कॉस्ट को कम करेंगे। फिर सारे जो डेटाज होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, डेटाज को एनालाइज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और एनालाइज किया जाता है, और फिर उन डेटास के हिसाब से हम फर्दर फ्यूचर के जो डिसीजन हैं वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है वो हम कहाँ से परचेज़ करें ताकि हमें इकोनॉमिकल पड़े, लेबर हम कैसे एक्वायर करें, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड, और बाकी एक्सपेंस में कितना खर्चा आएगा उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? जो भी डेटा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको कंपाइल करती है और प्रेजेंट करती है इस तरह से कि जो मैनेजमेंट है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, फ्यूचर में उनको कोई डिसीजन लेने में आसानी हो। इन डाटास को एनालाइज करके, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से आए, तो उन डाटास को एनालाइज करके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम उन डाटा को एनालाइज करके कंपाइल करना, कंपाइल करके मैनेजमेंट के आगे रखना ताकि मैनेजमेंट फ्यूचर में डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, इसको तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब इसमें आपको 4 वर्ड दिखेंगे: कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। देखिए दोस्तों, मैं शॉर्ट में ब्रीफ में करवाऊंगा, बाकी जो भी डिटेल मीनिंग वगैरह हैं आपके पास बुक्स भी होंगी, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो इनके मीनिंग। मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, नोट्स आप खुद बनाओगे, क्योंकि इतना सारा मैं लिखूंगा फिर आप नोट्स बनाओगे, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा मेरे लिए भी। तो आपको मैं बेसिक्स बता दूंगा, नोट्स आप खुद प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट क्या है? किसी भी चीज़ को ख़रीदने में हम जो सेक्रीफाइस करते हैं, चाहे वो कैश या कोई और एसेट, उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। कोई भी चीज़ खरीदना, एक्वायर करना या परचेज़ करना, या किसी भी चीज़ की सर्विस लेना, उसके लिए जो हम पैसा पे करते हैं, कैश पे करते हैं, उसको हम जनरली कॉस्ट बोलते हैं। देन व्हाट इज़ कॉस्टिंग? कॉस्टिंग का मतलब क्या है? कॉस्टिंग का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट, कि जो हमारी कॉस्ट निकली वो किस तरह से निकली, उसमें क्या क्या। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देयर इज़ मटेरियल कॉस्ट, देयर इज़ लेबर कॉस्ट, देयर अदर एक्सपेंसेस। तो उन सब में कितना कितना कहाँ कहाँ पे खर्च आया, ये हमें बताती है कॉस्टिंग। सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग कॉस्ट। अब जब हम कॉस्टिंग करते हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, तो उसके लिए या तो हम कई बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, या कई बार हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। अब मुझे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करनी है कि कितने का वो प्रोडक्ट बन सकता है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब मैं पहले से ही ये मान के चलूँ कि जो मुझे मटेरियल है वो मुझे मिलना चाहिए 5 रुपये पर यूनिट, लेबर का मेरा खर्चा आना चाहिए 3 रुपये पर यूनिट, और मेरे अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो आने चाहिए 2 रुपये, यानी कुल मिला के मेरी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज़। अब ये मेरी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब मैंने एक बजट बना दिया कि इन चीज़ों पे, इन कंपोनेंट्स पे मेरा इतना इतना खर्चा आना चाहिए। अब मुझे अपनी कॉस्ट को इन कंपोनेंट के आसपास ही रखना है। अगर मैं कोई रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वो 5 रुपये या इसके आसपास रहे, इससे ज़्यादा बढ़े नहीं, इससे कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेबर के लिए मैं इतना रखूंगा, 3 रुपये मैंने अगर लेबर कॉस्ट रखी है तो कोशिश मेरी ये होनी चाहिए कि 3 रुपये के आसपास ही वो लेबर कॉस्ट रहे। अदर एक्सपेंस अगर मैंने 2 रुपये उसके लिए रखे हुए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे अदर एक्सपेंसेस हैं उसकी कॉस्ट भी 2 रुपये रहे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम पहले से ही एक बजट बना लेते हैं कि ये हमारा बजट है, इसके अंदर हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना है। दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हिस्ट्री मतलब पास्ट, कि पास्ट में सपोज करो मैंने ये पेन बनाया था और मेरा 10 रुपये खर्चा आया था, जिसमें मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस थे, मान लो कुल मिला के 10 रुपये था। अब अगर मुझे दोबारा से ये पेन बनाना है आज की डेट में तो कितना खर्चा आएगा? तो ऑफ कोर्स कुछ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज़ भी हो चुके होंगे, लेबर चार्जेस भी इंक्रीज़ हो चुके होंगे। तो उन इंक्रीज़ को एडजस्ट करते हुए, डिक्रीज़ को एडजस्ट करते हुए मैं अब की बार का, इस बार का जो मेरे पेन का प्राइस होगा वो उसका एस्टिमेट लगाऊंगा। दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग मतलब आपने पीछे जो काम किया है, आपने एक पहले जो एक कोई प्रोडक्ट बनाया है उसी को बेस बना के आप न्यू प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो दैट इज़ व्हाट अबाउट कॉस्टिंग। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट का मतलब हो गया कि एक प्रोडक्ट को खरीदने में या बनाने में जो खर्च आया। कॉस्टिंग हो गया कि टेक्निक की किस तरह से किस किस जगह पर कौन कौन से कंपोनेंट में कितना हमने खर्चा कर दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हो गया
कि कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, आपके जो भी खर्चे हुए हैं उनको प्रॉपर उनकी रिकॉर्डिंग करना। अकाउंटिंग आपने जो मैंने पंचायत अकाउंटेंट का पीछे करवाया है वो भी अकाउंटिंग है कि आप अपनी बुक्स में जर्नल बनाते हो, देन लेजर्स बनाते हो, बाकी बुक्स बनाते हो, सेम यहाँ पे करना है। तो अपने जितने भी आपने खर्चे किए उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर देना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। सो क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन मतलब मैंने कहा था ग्रुपिंग करना। कॉस्ट में किस चीज़ की हम ग्रुपिंग करेंगे, एक्सपेंसेस की, कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट हैं, कौन से इनडायरेक्ट हैं, इनकी ग्रुपिंग की जाएगी। फिर रिकॉर्डिंग करना, उनको बुक में लिखना और समराइज़ करना, कॉस्ट डाटा की समरी निकालना। जो भी हमारे पास डाटा है उसकी समरी निकालना। समरी इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में अगर हमें कोई डिसीजन लेना है रिगार्डिंग किसी प्रोडक्ट को बनाने में तो वो डाटा हमारी हेल्प कर सकता है। दैट इज़ व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी आपकी जो प्रोडक्ट बना उसको अब आपने बुक्स में राइट कर दिया, बुक में लिख दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। सो गाइस, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटेंसी? दोस्तों, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इन दोनों को मिला के बनी है कॉस्ट अकाउंटेंसी। It is the application of costing and cost accounting principles and techniques to control cost। ये क्या चीज़ है? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, यानी जो हमने कॉस्टिंग की उसकी एप्लीकेशन, उसको यूज़ करना, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी टेक्निक्स को यूज़ करना कॉस्टिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की, इसी को कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। और क्यों यूज़ करना उसकी प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्निक्स को, ताकि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में ला सके या कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। इट इज़ ए साइंस एंड आर्ट। ये साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि साइंस एज यू नो कि कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, तो ये भी कॉस्टिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। और आर्ट इसलिए कि ये हर कोई नहीं कर सकता, ये जिसको इसकी नॉलेज है वही कर सकता है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट होता है जिसका काम ही होता है कि कॉस्ट पे काम करना, जितना हो सके कॉस्ट को रिड्यूस करना, सो दैट हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए और जिससे कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। तो एक स्पेशलाइज नॉलेज है जो हर बंदा नहीं कर सकता, इसलिए इसको एक आर्ट भी कहा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो द फर्स्ट इज असेटलमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, हमें पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि उस पर कितना खर्च हम करने वाले हैं, कितना खर्च हमारा एक प्रोडक्ट को बनाने में आने वाला है, तभी हम अपना प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं, अपना सेलिंग प्राइस भी सेट कर सकते हैं। सो असेटलमेंट ऑफ कॉस्ट कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले तो आप अपनी कॉस्ट निकालो कि आपको क्या खर्चा आने वाला है किसी प्रोडक्ट को बनाने में। देन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। एक बार आपको पता चल गया कि आपको एक मार्कर या पेन बनाने की कॉस्ट 10 रुपये है, तो आप अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हो। अब सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करोगे? आप देखोगे कि उस जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है मार्केट में बाकी लोग वो प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं, तो आपको अपना सेलिंग प्राइस फिक्स करने में आसानी हो जाएगी। अगर बाकी लोग मार्केट में उस प्रोडक्ट को 13 या 14 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप अपना सेलिंग प्राइस भी उसके आसपास रख सकते हो, 13 या 14 रुपये। तो कॉस्ट पता चल जाए तभी हम अपना सेलिंग प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं। देन असर्टेनिंग प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ। अब जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट तो 10 रुपये थी और सेलिंग प्राइस भी हमने फिक्स कर लिया कॉस्ट को देखते हुए कि 10 अगर कॉस्ट है तो 4 रुपये मुझे कमाना है, वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस हो गया 14, तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 4 रुपये। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डेटा। हम इनको प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि इनकी डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं और कॉस्ट डेटा को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि फ्यूचर में मैनेजमेंट जो है इस पे डिसीजन ले सके। एंड लास्ट इज़ जो मैंने अभी बताया, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब ये जो डेटा है मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में, कि मटेरियल पे फॉर एग्जांपल हमने कितना खर्चा किया, हमारा मटेरियल पे कितना खर्चा आया, हमारा लेबर पे कितना खर्चा आया, हमारा अदर एक्सपेंस में कितना खर्चा आया। तो जहाँ कहीं पे भी हमें ये लगता है या मैनेजमेंट को ये लगता है कि मटेरियल कॉस्ट कम की जा सकती है फ्यूचर में, या फिर लेबर कॉस्ट कम की जा सकती है, मैनेजमेंट उस पर डिसीजन लेती है कि कैसे हम अपनी मटेरियल कॉस्ट को या फिर लेबर कॉस्ट को कम करें विदाउट अपनी जो क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब किए बिना, अपनी क्वालिटी को मेंटेन किए रखते हुए हम अपनी कैसे जो है मटेरियल कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट उसी कॉस्ट डेटा से जो है डिसीजन लेती है कि किस तरह से फ्यूचर में हमें अपनी कॉस्ट को कम करना है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अगली बात करते हैं
नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग टू कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है? मेन पर्पज़ क्या है कि हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, हमें कॉस्ट को इतना रखना है ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसमें हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, या फिर बैलेंस शीट बनाई जा सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स डेटा फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें डेटा मिल जाता है कि हमारी कितनी कॉस्ट आई ताकि हम अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकें। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कोई भी ऐसा डेटा प्रोवाइड नहीं करती कि जिसमें हमें अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स करनी पड़े। सो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। फाइनेंशियल अकाउंट को हम सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए नहीं बनाते। देन स्टॉक और वैल्यूड एट कॉस्ट। स्टॉक को हम कॉस्ट पे वैल्यूड करते हैं, यानी जितना पैसा हमने खर्च किया उसी वैल्यू पे हम स्टॉक की उसी कॉस्ट पे हम स्टॉक की वैल्यू रखते हैं। लेकिन जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म, जो हमें ये कहता है कि एक्सपेक्टेड गेन्स को कंसीडर नहीं करना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टॉक को कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम होगा उस प्राइस पे लेना पड़ता है। नेक्स्ट इज पास्ट एंड प्रेजेंट। ये किसकी बात करता है? पास्ट की भी और प्रेजेंट की भी। जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, कि हमने पहले जो प्रोडक्ट बनाया था उसको बनाने में मान लो कुछ खर्चा आया था, सपोज 10 रुपये, और आपके बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट की। और अब बनाने में कितना खर्चा आएगा, मतलब प्रेजेंट की भी बात कर रहा है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट की बात करती है, जो हम पहले रिकॉर्डिंग कर चुके हैं पास्ट में उसकी बात करती है। सो इट रिकॉर्डेड ओनली पास्ट ट्रांजेक्शन जो कि हो चुकी हैं उनकी बात करती है। देन यूज्ड बाय इंटरनल यूजर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स यानी कंपनी की मैनेजमेंट के लोग यूज़ करते हैं, या कॉस्ट अकाउंटेंट यूज़ करता है। जितनी भी जो डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें मिलते हैं, तो ये इंटरनल यूजर यानी एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, कंपनी के बाहर के लोग वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बनाना है तो वो कंपनी का है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो कंपनी के लोग ही उस डाटा को यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है हमें यूज़र्स को यानी इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को बतानी पड़ती है। एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र कौन है ये मैं पहले उसमें जहाँ पे मैंने बताया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, उसमें क्लियर कर चुका हूँ। देन कंसर्न विद इंटरनल ट्रांजैक्शन। ये किससे कंसर्न करती है? इंटरनल ट्रांजैक्शन से। एंड डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ पेमेंट एंड रिसीप्ट्स ऑफ कैश। आपने फाइनेंशियल अकाउंट में देखा कि जो भी हमारे पास रिसिप्ट्स आई कैश में या जो भी पेमेंट की वो हम सब रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होती, ये सिर्फ कॉस्ट की बात करता है। सो इसमें जो सिर्फ इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं वही रिकॉर्ड होती हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रिसिप्ट्स और पेमेंट का भी रिकॉर्ड रखते हैं। सो ये दोनों का डिफरेंस था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, इसमें कॉस्ट कंट्रोल वगैरह के बारे में आगे बताऊंगा, बहुत जल्द वो भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।